सिलेक्शन हुई है आफ्ताब इकबाल साहब के शो में। कहते लड़की बहुत बुरी एक्टिंग तुमने की है। मैंने कहा ठीक ठीक सर, ठीक है, आप सीनियर हैं, आप बेहतर जानते हैं, आप कोई टास्क दें, हो सकता है पूरा करूं। वाह, कहीं से डंडा भी मार सकते हैं आपको अगर आप उनकी 1 से 2 मरतबा बोलने पे ठीक जुमला नहीं बोलेंगे तो वो कहेंगे चले बीबी जाए यहाँ से। और आप ये जो 1 घंटे का शो देखते हैं, इसके पीछे 18 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है। क्या आपका क्या ख्याल है? अभी तक मुझे डांट नहीं पड़ी, मेरे 4 शो रिकॉर्ड हुए, मत मार दिए उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर व मरूफ जो हैं लोगों के सबके दिलों की धड़कन, पाकिस्तानी अवाम की, ख़ास तौर पे उनको जिनको अपने मुल्क से प्यार है, इमरान खान साहब से प्यार है, वो उनको इससे भी लाज़िम प्यार होगा, इनके काम से ही प्यार होगा, उनके इनकी हर बात में, हर जुमले में जो है खान साहब के लिए, इस मुल्क के लिए मोहब्बत झलकती है। तो आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे कि इनकी माशाल्लाह सिलेक्शन हुई है आफ्ताब इकबाल साहब के शो में। और आपको पता कि आफ्ताब साहब का शो जो है किसी यूनिवर्सिटी से कम नहीं होता। वो खुद भी कहते हैं कि यहाँ पे मैं लोगों को सिखाता हूँ, और ये सच्ची बात है। उन्होंने जो है स्टेज के अदाकारों को जो है पूरी दुनिया में पहचान दिलाई है। ये उनका बड़ा पन है कि वो हर शख्स से जो है इक्वली पेश आते हैं। तो हम मैम से यार पूछेंगे कि इनकी वहाँ पे सिलेक्शन कैसे हुई, ये वहाँ पे क्या रोल करेंगी, इनका क्या किरदार होगा वहाँ पे, और क्या इनको वहाँ पे जो है इमरान खान साहब के कहने से वहाँ पे इनको कोई किरदार मिला, क्योंकि खान साहब और आफ्ताब साहब बड़े क्लोज हैं आपस में। क्या वजह है, असल इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम बहुत शुक्रिया, मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं माशाल्लाह आपको कामयाब हो तो जब देखता हूँ बड़ी खुशी होती है कि मैंने आज से जब 2-3 महीने पहले आपका इंटरव्यू लिया था तो आपने कहा था सर मैंने जो काम किया अल्लाह के लिए किया है, मुझे इंशाल्लाह इसका रिवॉर्ड मिलेगा। हमने देखा कि खान साहब ने आपको बुलाया, अब आपको VIP प्रोटोकॉल देते हैं, और एक माशाल्लाह पाकिस्तान के सबसे नंबर 1 शो पे आपको जो है वो उन्होंने सिलेक्शन की आपकी वहाँ पे। तो मैम हमारे ज़रा नाज़रीन को बताएं कि आफ्ताब साहब के शो में किस तरह सिलेक्शन हुई है आपकी? सिलेक्शन नहीं हुई। आफ्ताब साहब एक तो खुद PTI के बहुत सपोर्टर हैं मेन, और बड़ा प्यार करते हैं, वो भी हक सच की आवाज़ के साथ खड़े हुए हैं। तो मेरी किसी पार्टी के बंदे ने मेरी कोई सिफारिश नहीं की, किसी की वजह से मैं नहीं गई। अच्छा, अपनी मेहनत पे, अपने जो आपका जो था उसकी वजह से आफ्ताब साहब ने आपको सिलेक्ट किया, ऐसे है? नहीं जी, ये मैंने आपकी पहले भी एक इंटरव्यू में जिक्र किया। अरशद महमूद साहब जो मेरे प्रमोटर हैं इंटरनेशनल, जी जी, तो अभी कनाडा में आफ्ताब साहब की पूरी टीम परफॉर्म करती है, बेशक ऐसी बिल्कुल, उनका शो भी करके आए हैं। तो उन्होंने बताया कि ये मेरी, उन्होंने मुझे उनसे आफ्ताब साहब से इंट्रोड्यूस करवाया। तो फिर उन्होंने आकर मुझे बुलाया कि आप अरशद महमूद साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो जब वो मुझसे मिले हैं तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि मैं कितनी बड़ी PTI की डाई हार्ड जो सपोर्टर है, क्योंकि बाकी तो हर PTI पहले नहीं पता था। अच्छा जी, पहले जस्ट उन्होंने आपका सॉन्ग ही सुना हुआ था जो आपका चल, उन्होंने और मेरे सॉन्ग सुने थे उन्होंने। अच्छा जी, वो आपको जानते थे पहले भी, आपको जो बाकी जो सॉन्ग्स हैं वो जी, अरशद महमूद साहब ने मेरा इंट्रोडक्शन उनसे पूरी आपकी प्रोफाइल बताई कि मैडम भी ये है, ये कर सकती हैं। सो उन्होंने जब बुलवाया तो जाहिर बात है मैंने वहाँ जाके महसूस किया कि वो वाकई एक इंस्टीट्यूट है, क्योंकि आफ्ताब साहब बहुत ज़्यादा डांटते हैं, मैडम ज़्यादा गुस्से वाले हैं। और वही तो मैं सोच रहा हूँ कि आफ्ताब साहब के बारे में तो कहते हैं ये हमें इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन मेरी बड़ी ख्वाहिश है मैं आफ्ताब साहब से मिलूँ जाके ज़िंदगी में। मैंने उनके बारे में ये सुना है कि वो बहुत सख्त है अपने असूलों के मुताबिक। वो हल्की सी कहते हैं कि मोबाइल की रिंग भी बढ़ जाए ना उनके ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो बड़ा वो कहते हैं कि यार आपने डिसिप्लिन को जो है ख़राब किया है। तो मैंने लास्ट टाइम जब आपका इंटरव्यू किया तो आपने कहा था जनाब मैं तब तक नहीं जाऊँगी PTI के किसी जलसे में लाइव जब तक खान साहब या उनकी पार्टी का बंदा ना बुलाएं। आप भी बड़ी असूलों की पक्की हैं, वो भी बड़े असूलों के पक्के हैं, कि आपको लगता है कि आपका फासला उनके साथ तय पाएगा कि नहीं? बिल्कुल तय पा रहा है, और बड़े वो खुश है मेरी कारकर्दगी से। और मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था कि जी देखिए, हर कैमरा आपको नया सबक देता है, हर स्टेज आपको एक नया लेसन देता है, हर महफिल एक नई कलेक्शन देती है। तो हर स्टेज, जब भी आप किसी भी स्टेज पर जाएं तो आप समझिए मेरा पहला स्टेज है। सो मैं जिस भी फील्ड में गई हूँ, जो भी मैंने प्रोजेक्ट पकड़ा है, मैंने ये सोच के पकड़ा है कि ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। वाह, मैंने ये कभी नहीं सोचा जब मैं कर लूँगी। अच्छा जी, आप यहाँ पे गई हैं, बाकायदा भी आपका ऑडिशन हुआ है? क्योंकि देखिए मैं भी अब एक एंकर हूँ, मैं किसी नई इदारे में जाऊँगा तो मेरा बाकायदा वो टेस्ट लेंगे कि मैं कैसा बोलता हूँ। उन्होंने बाकायदा लिया आपका टेस्ट के, बोला आपने, आप वहाँ पे बोली आपने जो भी अपने स्किल्स दिखाए उनको? जी बिल्कुल। मेरी एक फिल्म, मैंने जो शॉर्ट फिल्म की थी कोविड पे, उसने लॉस एंजलिस से पूरी दुनिया में फर्स्ट प्राइज़ जीता। ओह वाह, मेरी ये अचीवमेंट है मेरे मुल्क के नाम के, मेरी छोटी सी फिल्म पूरी दुनिया में नंबर 1। मैंने वो फिल्म का नाम बता दें ताकि मुख्तारा नाज़रीन आप देखें ना, दीगा मैं इसमें ऐड भी करूँगा मैम। तो वो क्लिप जब आफ्ताब साहब ने मैंने रब्ता उनसे किया तो उन्होंने कहा अपना कुछ भेजें, आप एक्टिंग भी कर लेती हैं। मैंने उन्हें अपना क्लिप भेजा और साथ मैंने बताया कि आफ्ताब साहब मेरी इस फिल्म में दुनिया में नंबर 1 अवार्ड लिया है,
लॉस एंजलिस से, फिल्म फेस्टिवल, शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल से। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो उनका जो मुझे जवाब आया, उन्होंने कहा बहुत बुरी एक्टिंग तुमने की। वाह, देखिए नाज़रीन, ये बात कोई नहीं बताएगा, मैं आपको ये देखें, ये उनका, हालांकि देखें सेलिब्रिटी, हमें कोई कहे ना कि भट्ट साहब आपने ये टके के नहीं बोले आप, हम अगले बंदे को बुरा लगाया भाई वाले पांडे जाकर मैं तेना काम ही नहीं करना। लेकिन देखें आफ्ताब साहब का बड़ापन है, उन्होंने इनको बताया कि आपने एक्टिंग नहीं नहीं, उन्होंने बड़ा हार्श किस्म का मुझे मैसेज किया, कहते लड़की बहुत बुरी एक्टिंग तुमने की है। मैं चुप, पहले मैंने 2 मिनट सोचा मैं क्या दूँ, क्या जवाब दूंगा। मैंने कहा पहले सर, आपने कहीं ये तो नहीं बाय लिख के आपने दोबारा डिलीट कर दिया हो मैसेज का, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे ही करते हैं, गुस्से में ना बाय बोल लिख के बाद में कहता भाई ने को रुक जाओ, बाद में रिप्लाई करूंगा इनको। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ठीक ठीक सर, ठीक है, आप सीनियर हैं, आप बेहतर जानते हैं, आपके लिहाज से अगर इसमें कमी होगी तो आप कोई टास्क दें, हो सकता मैं पूरा करूँ। वाह क्या बात। तो जब मुझे उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया तो उन्होंने कहा इस लड़की का मैंने इसका ऑडिशन ले लिया हुआ है। तो वो जो सारी टीम बैठी, कैसे, कहते इस लड़की ने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी और मैंने इसको कहा कि बहुत बुरी एक्टिंग की। मैं तो इसको चेक कर रहा था कि आगे से रिस्पांस आगे से क्या इसने आता कहा है। सर ठीक है, आप कोई टास्क दे, मैं उम्मीद करूंगी मैं अच्छा कर जाऊंगी। तो कहते बस ये पास है, मैं इसका क्या इंटरव्यू। यानी कि उस्ताद जो होते हैं वो ऐसे ही बंदों को पहचान लेते हैं, वो शायद वो मैंने आपको कहा उस कोई टाइम भी देखे लड़की है, होती, हाँ। चाहे छोटी है तो बड़ा उन्होंने काम कहा, कर रही हाँ। है, उसने काफ़ी काम किया हुआ है। लेकिन अगर कोई न्यू लड़की भी होती है और वो मैं उसको ये मैसेज करता, उसने कहना था हेलो आप कौन होते हैं, आपको लड़कियां भाई नहीं करती, बर्दाश्त नहीं करती। आफ्ताब साहब ने उस वक्त कहा, कहता वो तो मेरी बेइज्जती, वो मुझे नहीं जानती मैं कौन हूँ, वो अगर मुझे बाय कह देती। लेकिन कहते इस ये आर्टिस्ट की निशानी है कि उसने कहा कि सर मुझे आप सिखा दें। यानी कि ये आपके मुताबिक अच्छा आर्टिस्ट जो है वो ऐसे ही रिप्लाई करता है। आज भी बड़े आर्टिस्ट यही है, मैंने बड़े आर्टिस्ट और मैं आज भी जो कामयाब है पॉजिटिव में, मैं उनसे सीखती हूँ। अच्छा जी, अब आपने वहाँ पे शो ज्वाइन भी कर लिया, तो आफ्ताब साहब कैसे ट्रीट करते हैं आप लोगों के साथ? समझ ले कि क्योंकि हमने ऑफ द कैमरा देखा, कभी कभार वो ऑफ द कैमरा भी ईमानुल्ला खान साहब से बड़े उनकी फाइट हो रही थी आपस माशाल्लाह में। से इंतहाई खतरनाक किस्म के, यानी ऐसा लगता है कि बच्चे अकेडमी में बैठे हुए हैं। खतरनाक किस्म के बाजी हो। वो कहीं से डंडा भी मार सकते हैं आपको, अगर आप उनकी 1 से 2 मरतबा बोलने पे ठीक जुमला नहीं बोलेंगे तो वो कहेंगे चले बीबी जाए यहाँ से उठ। अच्छा जी, इतने हैं। यस, यानी कि इसका मतलब है हमें जो नाज़रीन आर्टिस्ट वहाँ पे नजर आते हैं बैठे हुए, कि वो इसका मतलब है कि बड़े प्रोफेशनल हैं वो। Yes. हम तो ये समझते हैं जहाँ भी जुगत मार दी, ये रिप्लाई कर दिया, तो नॉर्मल तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो हर बड़ी मेहनत है उनकी। और आप ये जो 1 घंटे का शो देखते हैं, इसके पीछे 18 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है। हम लोग 18-19 घंटे लगा कर ये रिकॉर्डिंग करते हैं। ये थोड़ी बात नहीं है कि हम 4-5 घंटे सिर्फ सोते हैं, बाकी हम सिर्फ जाग कर अपना ये रिकॉर्डिंग दे रहे होते हैं। तो आपके सामने ये एक एंटरटेनमेंट का शो लाने के लिए और इस शो को आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए किन किन चीज़ों से, मराहिल से एक प्रोड्यूसर को, एक एंकर को गुजरना पड़ता है, वो मुझे वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ। और बाकायदा वो, हालांकि वो कॉमेडियन नहीं है आफ्ताब साहब, लेकिन वो कॉमेडियन को बाकायदा उनके वे में समझाते हैं। देखें अब आप उर्दू समझती हैं, मैं उर्दू समझता हूँ, कई ऐसे लोगों को वहाँ पंजाबी आती है, गोशी साहब को देख लें, वो एजुकेटेड नहीं है, लेकिन उनको उनके वे में समझाते हैं कि आप पुत्र तू ऐसे करना है, छाल मारनी है। समझाना क्या, डांटते भी हैं। और मेरा ख्याल अगर वो डांटे ना तो हम सारे लोग तो सर पे चढ़ जाए खुला माहौल देख के। जब हमें ईच एंड एवरीथिंग हमें मिल रहा है, अच्छी सैलरी मिल रही है, अच्छा मेकओवर मिल रहा है, अच्छा खाना पीना मिल रहा है, तो प्रोडक्ट क्यों नहीं अच्छी होनी चाहिए? अच्छा, वो ये चाहते हैं, वो जैसे माँ कहती है पुत्र को मैं जो मर्जी खाना खाओ, पढ़ाई टाइम से करनी है, वो भी यही कहते हैं कि डिसिप्लिन आपका, आपके काम में वो परफेक्टनेस हो जो है, बहुत डिसिप्लिन से वो काम करवाते हैं। और वो जो बात के पक्के होते हैं वो पहले ही बता देते हैं और कहते हैं अगर आपको ऑफ चाहिए, आपके जो प्राइवेट शोज़ हैं, आप पहले हमें इन्फॉर्म कर दें ताकि हम जो है ना या पहले आपकी रिकॉर्डिंग करवा लें या हम और कुछ करें। यानी कि बिल्कुल फ्रीडम वहाँ पे है कि जैसे अब आप तो माशाल्लाह आप आउट ऑफ कंट्री भी जाती रहती हैं अपने के लिए, आपके शोज़ भी होते हैं, यानी आपने बताया कि मेरा ये प्लानिंग, मेरे स्केड्यूल्स हैं, तो उन्होंने कहा जी आप अपने मुताबिक करें। जी बिल्कुल, ज़ाहिर बात है, जाना है हमने। अच्छा, अब आपके मुताबिक मैंने वहाँ पे जितने भी वहाँ पे लोग बैठते हैं वहाँ पे, क्या आपको लगता है कि वो आफ्ताब साहब के साथ जो है मर्ज हो जाते हैं इजीली? हमने देखा कि उनकी हर प्रोग्राम में कोई ना कोई टीम उनको छोड़ के जाती रही है। नहीं, टीम छोड़कर जाने की बात नहीं होती। आफ्ताब साहब की एक टीम छोड़ के जाए, 4 टीमें पीछे खड़ी होती हैं हमें लेने। बिल्कुल ऐसे ही है, वो बात नहीं होती। देखिए इंसान को कुछ लोग होते हैं कि एक ही प्लेट में खाना खाते, कुछ लोगों को प्लेटें चेंज करने की आदत होती है, तो ये कह नहीं सकते। अब ये भी नहीं कह सकते, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी छोड़ के जाने वालों की गुजरी हो,
मैम फिर भी मैंने देखा कि जो आफ्ताब साहब को जो लोग छोड़ के जाते हैं मोस्टली उसमें कॉमेडियंस ही हैं, कभी कोई कॉमेडियन छोड़ गया, कभी कोई छोड़ गया, कभी कोई छोड़ गया। तो मैं बड़ी बात है कि एक टीचर आपको इतना ट्रेन करता है, आपको 1 साल सिखाता है जी आपने बैठना कैसे है, उठना कैसे है, लेटना कैसे है, चाय का कप कैसे पकड़ना है। तो आफ्ताब इकबाल का दिल नहीं दुखता जब उनको कोई लोग छोड़ के जाते हैं? नहीं, दिल किसी का भी नहीं दुखता, क्योंकि उनका माशाल्लाह उनकी अपनी एक इतनी ह्यूज किस्म की रेटिंग है, उनको दिल दुखने की तो बात ही नहीं है। बाकी रही बात है जो नए फेसेस को वो चांसेस देते हैं और वो उनको ग्रूम करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, उनको बताते हैं कैमरा कैसे लेते हैं और कैसे कैमरे को फेस करते हैं और कैसे कैमरे के सामने किस तरह बोलना है। पूरी एजुकेशन लेके अगर कोई ये कहे कि छोड़कर किसी और चैनल को ज्वाइन करे तो मेरा ख्याल ये उसकी अपनी कोई कम ज़र्फ़ी है। और अगर तो आपकी कोई मजबूरी ठहरी है कि आप अभी कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप छोड़ रहे हो, लीव ले रहे हो, वो एक डिफरेंट बात है। हाँ, अगर आप धोखे से जाकर किसी और चैनल को ज्वाइन करें तो ये आपकी कमजोरी है। बेशक कोई भी है, इवन कि मैं भी हूँ, मैं मैडम के साथ बैठ के मैंने खाया पिया है, कुछ किया, 1 साल 2 साल काम किया, तो मैं 5, 10, 20 रुपए के लिए मैं छोड़ दूँ तो ये गलत बात है। जिस बंदे ने आपको सिखाया है वो गलत बात है मैडम। ऐसा नहीं है। एक और आपको बात बता दूँ, जो छोड़ कर जाते हैं ना वो बाद में मिन्नतें करते हैं आने के लिए। मुझे लगता है आफ्ताब साहब ने बड़े सख्त किस्म के टीचर, जिस बच्चों को निकाल दे और जनाब मैं तो आप सबसे गुजारिश करूंगा जो भी इस टाइम आफ्ताब साहब की टीम का हिस्सा है, इवन वो टीम बॉय भी क्यों नहीं है, फिर आप छड्डन तो पहले बाहर से हालात देख लेना। कोविड दी तो मत बज गई, ये लोगों को सैलरियाँ नहीं मिल रही थी इस तरीके से प्रॉपर तरीके से। और आफ्ताब साहब अगर आपको अपना बड़ा भाई समझ के, बाप समझ के समझाते हैं तो आप उनकी बात को समझें। क्योंकि देखें जी, मैंने बताते खुद मैडम मैं आपके इस प्रोग्राम में इसलिए अपनी बात एडअप कर रहा हूँ कि कॉमेडियंस को मेरे हिसाब से अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे पहचान मिली है तो आफ्ताब साहब के शो से मिली है। ऐसे ही है, आप इस बात में कितने एग्री करते हैं? आफ्ताब साहब से शोहरत मिली है, वो चाहे प्रोग्राम के नाम कितने चेंज क्यों नहीं हुए। ठीक है, ये भी मैं मेंशन कर दूं। यानी कि जैसे मैम यानी डिफरेंट चैनल्स पे रहे, डिफरेंट प्रोग्राम्स के नाम्स रहे, लेकिन अगर आफ्ताब साहब मौजूद है तो रेटिंग मिली है। बिल्कुल, यानी कि जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि इस वक्त पाकिस्तान में ना कितने वो प्राइज़ के शो चलते हैं। आमिर लका साहब मरहूम अल्लाह पाक जन्नतों में करते हैं, उनका भी शो चलता था, फहद मुस्तफ़ा साहब का, वसीम बदामी साहब का। लेकिन कहते हैं इसके जो क्रिएटर थे ना, जो इसको बनाने वाले थे, वो थे तारक अजीज़ साहब। उन्होंने, इनका आइडिया था ये, और उनके आइडिया से हज़ारों लोगों ने अपना रिजल्ट चला रहे हैं। ऐसे ही आप जितने भी कॉमेडियंस को देखते हैं कि एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए हैं, तो ये तमाम आइडिया जो था आफ्ताब साहब का था, उनके इस आइडिया की वजह से लोग हज़ारों लाखों रुपये कमा रहे हैं। ये इसका मतलब है कि जब कभी भी नामा अमाल की बात होगी तो आफ्ताब इकबाल साहब का नाम सर फहरिस्त होगा, जिन्होंने ऐसे लोगों को चांस दिया और देते भी हैं। ये कंटेंट बनाने वाले आफ्ताब साहब हैं, उन्होंने इसकी जैसे कहते हैं कंटेंट मेकर, वो आफ्ताब साहब ही हैं इसके। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे दे दिए टॉक शोज ने, यानी कि जैसे तारक अजीज साहब कंटेंट के जो हेड थे, उन्होंने बाद में सबको करियर बनाओ तो सही खाओ आने वाले टाइम में वो इन्होंने। अच्छा जी, अगर आपको अल्लाह ना करे, जैसे आपने बता दिया हमें, तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं कि बड़े उस्ताद किस्म के आदमी हैं आफ्ताब साहब। तो अगर आपको कभी उन्होंने गुस्से में कह दिया कि सुमन सीधी होकर बैठो, तुम्हारी नोट ऊपर नीचे जा रही है, वो तो सराकी सिंगिंग तो क्या आपका क्या ख्याल है? अभी तक मुझे डांट नहीं पड़ी, मेरे 4 शो रिकॉर्ड हुए, मत मार दिए उन्होंने। लेकिन आपको खुशी होती है कि ये बंदा आपको? मैं बुजुर्गों के साथ बैठ के बड़ा खुश होती हूँ, बच्चों के साथ बैठ के बड़ा खुश होती हूँ, टीचर्स के साथ बैठ के बड़ा खुश होती हूँ। ये मेरी नेचर है। मुझे खुद को भी पता चल जाता है अपनी खामियां, और अगर कोई कह दे ये बहुत अच्छा, तो आप बुरा नहीं मनाती हैं? नहीं, अगर मेरी खराब चीज को कोई अच्छा कह दे ना, फिर बुरा मनाती हैं आप? बहुत बुरा मनाती हूँ। यानी इसका मतलब है कि आफ्ताब इकबाल साहब एक प्रॉपर जैसे घर की सास होती है, उसके समय किरदार होता है, वो हर बंदे को देखते हैं, तेरे वाल की खराब नहीं है, की खराब नहीं, ऐसे की बैठी हुई हैं। जैसे किसी लड़की का असल तरबियत ससुराल जाके होती है ना, देसी तरह ना, वो सही तरबियत करती है। अच्छा, वैसे आपको थोड़ा अफसोस है कि आप आफ्ताब साहब के शो में आ जाइए? अगर आप आज से 8 या 9 साल पहले आई होती तो आज आप कोई और सुमन शेख होती लोगों की नज़रों में? नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है। शायद आज जितने अच्छे तरीके से मैं आई हूँ उतने अच्छे तरीके से ना पहले आती हैं। ठीक हो गया। और आखिर में आप उन लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे कि जो ये समझते हैं कि आफ्ताब साहब के शो में जो है अब लोगों को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है? उनके लोगों को एक रुख नज़र आता है, दूसरा रुख तो बिल्कुल नज़र नहीं आता कि इंटरनली मैटर क्या हो रहा है, कि लोग यही समझते हैं कि आफ्ताब इकबाल का मूड बहुत रूड होता है, लोग इनको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कई लोग, जो 90% लोग, इनको पॉजिटिव कमेंट्स भी करते हैं कि आफ्ताब इकबाल साहब यूनिवर्सिटी हैं, इसकी वजह से लोग जो हैं इनकी नोक झोंक बर्दाश्त नहीं करते। तो आप उन लोगों को, आफ्ताब इकबाल साहब के चाहने वालों को, देखने वालों को क्या पैगाम देंगे यहाँ पे? उनके चाहने वाले ऑलरेडी उनको चाह रहे हैं और चाहते हैं, मैं बढ़ते जाएगी। जितना लोग कहते हैं ना, कोई लक पुलिंग करता है उतनी अल्लाह ताला उसकी इज़्ज़त देता है। तो ये जो छोटे छोटे जो वो लुक में देने वाले होते हैं ना सोशल मीडिया पे,
तो इससे उनकी रेटिंग में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। और बाकी रही बात, डांट के साथ साथ प्यार भी है उनका, वो रिलीफ भी देते हैं, वो डिनर भी कराते हैं, मतलब पूरी फैमिली की तरह बैठ के वो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं फार्म हाउस पे सबके साथ। ये बात नहीं, एंटरटेन भी करते हैं पूरी फैमिली में। जैसे आप अपने बड़े भाई बड़ी बहन पेरेंट्स इकट्ठा होता है, छोटे बड़े का लिहाज होता है, तो वो तो करना चाहिए, क्योंकि जो सिखाना है उन्होंने सिखाना है। अगर हम लोग डांट सुनने को कहेंगे बेइज्जती, हम डांट को हम समझेंगे काम के मामले में। हाँ, पर्सनली अगर वो करें किसी के लिए, मेरे साथ तो ऐसा कोई नहीं हुआ कि मुझे उन्होंने पर्सनल किसी बात पे कहा ये तुम क्यों कर रही हो, तो फिर मैं पूछने वाली बनूंगी, ये मेरा पर्सनली भी नहीं आते, काम के मुताबिक आपको बोलेंगे सिर्फ आपके सेट पे, क्योंकि वो उनका वो पे कर रहे हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर उन्होंने आपके साथ काम में कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो उन्होंने आवाम को कंटेंट क्या देना? वाह, यानी अपने काम इतने लॉयल हैं अपने काम के साथ खुद भी loyal। जागते हैं 18 वैसे घंटे। वो किसी के बिल्कुल वैसे वो किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते, जो मर्जी करो, जो अपनी जिंदगी। अच्छा जी, मैंने ये एक सवाल पूछना भूल गया हूँ। आप तो, हमने आपको सिंगर देखा, आवाज़ सुनी, आपको मुख्तलिफ रोल्स भी देखे प्ले किए। हमने देखा कि आफ्ताब साहब के शो में अक्सर जितने भी उनके किरदार होते हैं वो डिफरेंट किरदार कर रहे होते हैं, कोई फ़नी भी कर रहे होते हैं, कोई पुलिस वाले, कभी कोई झुग्गी वाले। तो आपकी पर्सनैलिटी के लिहाज से आपको किरदार मिलेंगे या वहाँ पे भी आफ्ताब साहब आपको जो सा मर्जी रोल करेंगे आप प्ले करेंगी वहाँ? नहीं, अभी तो आज मैं जो इंटरव्यू दे रही हूँ, मुझे नहीं पता ये किस दिन चलना है। अभी तक तो मेरा एक शो ऑन एयर हुआ है, उसमें मैं एज अ सिंगर इंट्रोड्यूस हुई हूँ, आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस हुई हूँ। सेकंड जो मेरे चलने हैं उसमें मैंने करैक्टर भी किए हैं, उसमें मैंने एक ढाबे वाली भी बनी हूँ। मतलब एक पढ़ी लिखी लड़की जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ढाबा चला रही, वो भी है। और एक में करैक्टर भी है जिसमें हमारे मुबशर लुकमान साहब मेरा पीटीआई से रिलेटेड सिंगर का इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा जी, ये और वो मुझे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि छोड़ दो पार्टी। यानी कि सिंपल कि आप वहाँ पे कैरेक्टर्स प्ले करेंगी, डिफरेंट की है वो, अब हो चुके हैं रिकॉर्ड, वो भी ऑन एयर होंगे और इसके बाद भी कैरेक्टर्स आते जाएंगे। यानी कि आप करते नहीं है ना, घबराएंगे ना कहीं ये ना हो कि वो आपको आफ्ताब साहब कहें जी आप जनाब जी आपने उस सेट पे झुग्गी वाला काम नहीं, करना, वो मुझसे करवाएंगे भी अच्छा नहीं, वो नहीं करवाएंगे। आई एम नॉट अ कॉमेडियन, ठीक हो गया। मुझसे वही करवाएंगे कि कोशिश की जाएगी। बाकी किरदार में मुझे कोई वो नहीं है, जब मैं हूँ एक्टर तो मैं सभी कर सकती हूँ, उसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी एक अच्छी टीम वो कर रही है, वो उनका काम है, वो करते हैं। वैसे मैडम, इससे पहले आपने आफ्ताब तक शो देखे थे? देखती रहती थी। आपका सबसे पसंदीदा इसमें किरदार कौन सा था? मुझे जाते हुए बागी साहब पसंद थे, उनके वो थोड़े नॉलेजेबल बातें करते थे। आपको कौन सा किरदार पसंद था? कोई ऐसा किरदार? अमान साहब भी थे उसमें। जी, मुझे जितने भी सीनियर ये छोड़ के चले गए हैं सब लोग इन्हीं से निकले हुए हैं। आगा माजिद भी इन्हीं में से निकला हुआ है, हनी अलबेला भी यहीं से गए हुए हैं। हनी अलबेला की कॉमेडी बस ठीक ही थी। लेकिन आपको क्या पसंद था? जो मुझे अभी जो मौजूद है, मुझे अभी की मैं देखूंगी, बब्बू राना बहुत अच्छा कर रहा है। वो मेहंदी भी बड़े हैं वो जनाब, बब्बू राना को मैंने इसके अलावा गोशी अलग। अच्छा, बब्बू राना साहब हमारे लिए बड़ी एक सेलिब्रिटी हैं, मतलब कि आप जैसे आप भी सेलिब्रिटी हैं, तो जब इनको डांट डबल पड़ती है वो कहते बात सुनते हैं नहीं? ओके सर, जी सर जी आप ठीक कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, आप वो सब सुनते हैं। डॉक्टर रूबा भी सुनती हैं। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं, डॉक्टर रूबा का आपने नाम ले लिया, अच्छा किया, मेरे ज़हन में स्किप हो गई थी थोड़ी देर के लिए। डॉक्टर रूबा के बारे में ये कहते थे कि आफ्ताब साहब उन्हें कुछ नहीं कहते। ओह माय गॉड, छोड़ दे, बताया था ये बात पर है, छोड़ दे, सब एक ही लाठी से वहां आके जाते हैं। लड़कियां फिर मेरे साथ ना शर्म महसूस नहीं करती, शायद वो बताती नहीं हमारे से इतना बुरा। घर में आप देख ले कि माँ बाप लड़की को मारे, लड़के को मारे, लड़का बेचारा जो है उसके लाल पीले गले लाल हुई थी मार खा के, वो नजर आता लोगों को उसको मार पड़ी है, लड़की बेचारी वो सेमी सेट हो जाती है। शायद इस वजह से भी डॉक्टर रूबा और मैडम डांट का मतलब ये भी मैं आपकी वो इस्लाह कर दूं, डांट का मतलब कोई गलत नहीं, आपने बताया अभी। वो जस्ट ये कहते क्या बोल रहे हो, इतने में बंदा शार्ट हो तो सब जो ना पिन साइलेंट हो जाते हैं। फिर 1 मिनट की खामोशी के बाद फिर कहते हैं शुरू। अच्छा, आपके मुताबिक और बाकी सबके मुताबिक कि कोई वो हैप्पी है ना उनके इसी फेल से कि ठीक है, हमें उन्होंने बताया कि हम एक डेकोरम में, हम एक रूल्स में उठकर कभी भी कोई नहीं जाता, सब जो वो ही बैठता है जो आर्टिस्ट होता है। आर्टिस्टिक ये आप चीज बता दें आप। अच्छा नाज़रीन, एक चीज मैडम ने यहाँ बताई कि जो आर्टिस्ट बंदा होगा ना, जो आर्टिस्ट बंदा होगा वो बैठा रहेगा, बाकी जो जिसको नॉलेज की नहीं पता, जो ये समझता कि मुझे एक बंदे ने ऊंचा बोला ही मैं चला जाऊँ, इसने मेरी बेइज्जती की, गलत बात है। जो हमेशा नॉलेजेबल बंदा होगा वो यहाँ पे बैठा रहेगा, बाकी बंदे चले जाएंगे। घर के अंदर डांटा है ना, घर से बाहर तो नहीं डांटा ना, घर के अंदर जो मर्जी करें। चले मैडम, एक ऑफ एयर रिकॉर्ड बात भी कर लेंगे। सुना कि आफ्ताब साहब हर अपने जो भी उनके काम करता है शो में उसको ठीक ठाक पैसे देते हैं, बाकी शो लोलो से ज़्यादा उनकी जो होती है वो सैलरी होती है। तो आपकी सैलरी भी हैंडसम है? जी, बहुत अच्छी सैलरी है।
अच्छा जी, चलो जी, मैं पूछूंगा नहीं, लड़कियों से पूछते भी नहीं है भाई भाई, मेरी मैंने लड़ाई हो जाए, मेरी बेगम मुझे कहे सुमन साहबा की सैलरी इतनी है, तुम सैलरी पे लगे हुए हो। मैं तो यही कहूँगा जनाब, जितनी भी सैलरी आपका गुजारा, तो माशाल्लाह हमने आपको जब भी देखा है एक अच्छे गेटअप में देखा, और आपकी एक पर्सनैलिटी है। आपको रात को 2 बजे भी आए हैं तो आपने इंटरव्यू के लिए बिल्कुल हमें ऐसा लगा जैसे भी आप ना किसी वो शोरूम से बाहर तैयार हो गए आई है। इसलिए आफ्ताब साहब ने सैलरी भी आपको उस हिसाब से रखी होगी कि आप मेंटेन रखें। बहुत बहुत थैंक यू नाज़रीन, आपने देखा कि सुमन शेख साहबा कितनी प्यार वाली शख्सियत हैं, और आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में जितने भी लोगों के नेगेटिव कंसेप्ट थे आज उन्होंने क्लियर किए कि वो एक उस्ताद है, और उस्ताद की बात मेरा नहीं ख्याल कोई पढ़ा लिखा शागिर्द को भी बुरी मनाता है। हाँ, जिसको इल्म से मोहब्बत नहीं, जिसको उस्ताद से मोहब्बत नहीं, वो तो बुरा मनाएगा और वो मनाता रहेगा। आफ्ताब साहब ने कौन सा जो है पहले थे जो अब चेंज हो गए, वो आइंदा भी ऐसे ही करेंगे। टीमें बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे। खुश नसीब वो हैं जो उनके प्लेटफॉर्म पे हैं और उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अपने इस मेज़बान और हमारी प्यारी जो मेहमान सुमन शेख साहबा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।